Very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shaz Biology. लास्ट हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट किया था. देखिए, हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट कर लिया था जिसको एरिस्टोटल ने दिया था. ठीक है. और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे लीनियस ने दिया था. ठीक है. लीनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम में दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें प्लांटिया और एनिमलिया को उन्होंने सीधे सीधे बांट दिया था. कहीं भाई प्लांट तुम एक तरफ हो जाओ, एनिमल तुम एक तरफ हो जाओ, और हो गया चलो डिवीजन. मगर बहुत सारी गड़बड़ें पैदा हो गई. क्लासिफिकेशन तो हुआ मगर बहुत सारी गड़बड़ों के साथ. तो अब गड़बड़ी क्या हुई, यानी क्यों क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आपका टू क्लासिफिकेशन जो लीनियस का था वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे रीज़न क्या था? देखिए, सबसे पहले आपको पता है वायरसेस में कोई सेल तो होता नहीं है. वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, उनमें सेल नहीं होता. तो क्या लिखा है? वायरसेस हैव नो प्रोटोप्लाज्म एंड मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ देयर ओन. उनके पास अपनी खुद की तो कोई मशीनरी होती नहीं है, तो वो दूसरे की मशीनरी पे कब्जा करते हैं. दूसरे के सेल के अंदर घुस अपने न्यूक्लियस जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं? इंसर्ट करा देते हैं. जो सेल होता है बेचारा वो सोचता है ये तो मेरा ही जेनेटिक मटेरियल, और वो क्या करता है? वायरसेस की कॉपी बनाने लगता है. ठीक है. तो वो तो नॉर्मल बात है कि अब वायरसेस तो प्रॉब्लम करते ही करते हैं. आज देख नहीं रहे कोविड-19 ने कितना सता मारा है. तो वायरसेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वायरसेस. वायरसेस को कहाँ डालोगे? एनिमल को एक तरफ डाला, प्लांट को एक तरफ डाला, दोनों में सेल होता है, चलो ठीक. तो वायरस किधर जाएगा भाई? उसके पास तो सेल ही नहीं है ना. तो वायरसेस ने गड़बड़ कर दी इनके क्लासिफिकेशन में. और ये सारे एक ग्रुप में तो डाले नहीं जा सकते. जब कोई सेल ही नहीं है तो तुम किस में डालोगे? एक को प्लांट में बांट दिया तुमने, एक को एनिमल सेल में बांट दिया, चलो ठीक है. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है, चलो इस बेसिस पे हमने डिफरेंस करके बांट दिया. बट अब वायरस कहाँ जाएंगे? तो पहली प्रॉब्लम तो वायरस ने क्रिएट की. पूरी जिंदगी वायरस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. फिर आता है सेकंड, यूनिसेलुलर एल्गी लाइक डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड प्रोटोजोन्स रिजेंबल ईच अदर. अब ये क्या होते हैं अभी आप आगे पढ़ेंगे. बस इतना मान के चलिए, कुछ यूनिसेल एल्गी जो होती है वो मल्टी सेलुलर भी होती है और यूनिसेलुलर भी होती है. एक सेल वाली एल्गी भी होती है जिसे हम डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, ठीक है, एंड प्रोटोजोन, ये सारे आपस में मिलते थे. प्रोटोजोआ जो होते हैं बेसिकली वो भी आपके इससे यूनिसेलुलर एल्गी से मिलते थे. तो क्या हुआ, जो प्रोटोजोआ है वो आपके मलेरिया का जो मलेरिया जिसकी वजह से होता है उसकी बात हो रही है प्रोटोजोआ की. तो वो और एल्गी ये यूनिसेलुलर है सारे. तो ये क्या करते थे? ये आपस में मिलते थे. तो ये गड़बड़ था. प्रोटोजोआ तो अलग है, ठीक है, वो एनिमल की कैटेगरी वाला है. और एल्गी जो है, डायटम्स हैं, यूग्लिनोइड्स हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, ये सारे आपके प्लांट वाली साइड में आ रहे हैं, मगर इनमें भी कुछ गड़बड़ वाले हैं. तो ये भी एक गड़बड़ हो गई. फिर दूसरा लाइकेंस. लाइकेंस जो होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी एल्गी और फंगस क्या करते हैं? आपस में मिलकर तीसरी चीज बनाते हैं जिसे हम लाइकेन कहते हैं. एल्गी क्या करता है? क्योंकि एल्गी के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फंगस के लिए खाना बनाता है. क्योंकि फंगस का क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो सेप्रोफाइटिक है ना. उसके बाद जो फंगस है वो क्या करता है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. फंगस उसको क्या करता है? न्यूट्रिशन. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम हो गई लाइकेंस की. तो फंगस क्या करता है? वो उसको बेसिकली प्रोटेक्शन देता है. ठीक है. उसको किसी भी तरह की चीज़ों से वो उसको प्रोटेक्शन देता है और उसको न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन देता है बेसिकली. तो फंगस और लाइकेंस जो ये जो लाइकेन एल्गी और फंगस से मिलके बना था, इसको कहाँ रखोगे? इसको कहाँ रखोगे? ये भी तो प्रॉब्लम बन गया ना. और नेक्स्ट था क्या? फंजाई जो है डू नॉट शो सिमिलैरिटी विद द स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स. फंगस प्लांट नहीं है, ये तो क्लियर है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करता. प्लांट तो वो है जो फोटोसिंथेसिस करता है. तो फंगस प्लांट नहीं है, तो ये भी एक मुसीबत हो गई. फिर आपका था यूग्लिना. उसने भी एक प्रॉब्लम कर दी. यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक को शो करता है, न्यूट्रिशन को. वो अगर लाइट मिलेगी, ये ऑर्गेनिज्म होता है, ये बेसिकली क्या करता है? अगर इसे लाइट मिलेगी तो ये फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉफिक मोड से अपना खाना बनाएगा. अगर इन दैट केस ये ऐसी जगह पानी के अंदर कहीं है जहाँ से लाइट नहीं मिल रही है, तो ये छोटे मोटे ये ऑर्गेनिजम्स को पकड़ कर खाएगा. तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहा है. तो ये दोनों ही गड़बड़ है. एक यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक है, दोनों को शो करता है. तो जाहिर सी बात है उसको किस में रखोगे? वो तो प्लांट भी एनिमल भी, अब कहाँ डालोगे? होते हैं ना कुछ गड़बड़ झाले वाले टाइप लोग, वही थे ये सब. चलो, तो इसकी वजह से क्या हुआ? लीनियस का जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो रद्द हो गया. भाई ये नहीं चल पाएगा, आगे लंबा नहीं जाएगा. तो आया तीसरा किंगडम क्लासिफिकेशन. हैकेल ने कहा कोई बात नहीं, मैं देता हूँ. चलो भाई, हैकेल की बारी आ गई.
अर्नेस्ट हैकेल ने क्या करा, 1866 में क्लासीफाई किया। और एक उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अर्नेस्ट हैकेल ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं हम ना एक अलग से किंगडम बना देते हैं, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को डस्टबिन कहते हैं एक तरह से, वो डस्टबिन है किंगडम का। जो एनिमल में ना है वो प्रोटिस्टा में डालो, जो प्लांट में ना है वो भी प्रोटिस्टा में डालो, जो दोनों में ना है उसको भी प्रोटिस्टा में डालो, मतलब सब कुछ प्रोटिस्टा में डाल दो, कहानी खत्म, हो गया किंगडम क्लासिफिकेशन। तो भाई ऐसे तो नहीं होता है। अब क्या हुआ, द न्यू किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच लैक द कैपेबिलिटी ऑफ टिश्यू डिफ्रेंसिएशन। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इस किंगडम में जो मेंबर्स रखे गए वो ऐसे रखे गए जिनके अंदर अपने टिश्यू को डिफ्रेंसिएशन करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। वो ओके, व्हाट इज द टिश्यू डिफ्रेंसिएशन? सिंपल, डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है किसी सेल, देखिए कोई सेल ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद उसको क्या बनना है, वो किस ऑर्गन का पार्ट बनेगा, वो हैप्टिक सेल बनेगा कि ठीक है किसका बनेगा, जिस भी ऑर्गन का पार्ट बनेगा तो वो डिफ्रेंशिएट होगा, अपने आप को उस काम को करने के लिए सक्षम बनाएगा। तो ये बात थी। तो इन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा जो है वो उनमें डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं और उनके अंदर एक ही सेल है, तो जाहिर सी बात है भाई जब सेल ही एक है तो वो टिश्यू विश्यू तो बनाने से रहे, गरीब बेचारे। चलो आगे। सो दीज आर एल्गी, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। लेटर किंगडम प्रोटिस्टा was reserved only for the unicellular। फिर ये कहा गया कि फिर इसमें क्या डालोगे, उन्होंने कहा सारी यूनिसेलुलर डाल दो, जो यूनिसेलुलर एल्गी आएगी वो डाल दो, फंजाई जो आएगी वो भी डाल दो, प्रोटोजोआ जो होगा मच्छर वाला वो भी डाल दो, सब कुछ डाल दो। मैंने बताया ना डस्टबिन बना दिया उसको, सब कुछ डालो, जो एनिमल में ना है वो भी डालो, प्लांट में जो ना है वो भी डालो, अर्नेस्ट हैकेल ने कहा। अब ऐसे तो चला नहीं कहानी, इनके में भी गड़बड़ियाँ आ गई, लिमिटेशन आ गई। अब इनके में क्या लिमिटेशन है, इनके में लिमिटेशन ये आई कि इनका जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो फेल हो गया। वो कैसे, देखिए, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर नॉट सेपरेटेड। पहले तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेपरेशन होना चाहिए था। अब प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं भाई, 11th क्लास के बच्चे हो, खुदा के लिए ऐसा मत करना कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस ना पता हो, मैं समझा दे रही हूँ फिर भी। देखिए, जो सेल का न्यूक्लियस उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है, वो सेल आपका यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। मैं वैसे तो डिफरेंसेस बहुत है बट मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर आपकी नॉलेज को टेस्ट करना चाहेंगे ना कि आप कुछ ज़्यादा ही पढ़ाकू बनते हो, चलो बताओ, तो सबसे पहला सवाल उनका होगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस बताओ। ठीक है, तो होता है। और जो ये तो यूकैरियोटिक सेल, ये वाला जो हो गया ना, ये तो यूकैरियोटिक सेल हो गया। और अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, उसका न्यूक्लियस ऐसे फैला पड़ा रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस को कवर करने वाली कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये प्रोकैरियोट कहलाता है। ठीक है, इनमें सेल ऑर्गेनिज्म भी कम होते हैं एज कम्पेयर यूकैरियोटिक के, और भी बहुत बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, वो पढ़ लेना। एक 11th क्लास के बच्चे को एटलीस्ट इतनी चीज़ें तो पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वरना किसी अंकल आंटी ने अगर नॉलेज टेस्ट करी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो, आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को सेपरेट नहीं किया था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कैप करके रखा था प्रोटिस्टा के अंदर। अब यूनिसेलुलर भी प्रोटिस्टा में, मल्टीसेलुलर भी प्रोटिस्टा में, सब तो प्रोटिस्टा में ही भरे पड़े हैं अर्नेस्ट हैकेल, तो गड़बड़ तो हो नहीं थी। तो अब यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कैसे प्रोटिस्टा में आ सकते हैं? मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेटर, उनमें कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट होता है। यूनिसेलुलर जो होंगे उनमें नॉर्मल डेवलप, मतलब वो तो एक ही सेल है तो नॉर्मल से उनका डेवलपमेंट होगा, एक ही सेल से खाएंगे पिएंगे, ठीक है, सारे काम करेंगे, मेटाबॉलिज्म वाले सारे काम करेंगे, एक्सक्रीशन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, जो भी जो करना होगा उनको सब कुछ वो एक ही सेल से करेंगे। जबकि मल्टी सेलुलर जो होगा उसमें पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ऑर्गन होंगे अलग अलग। हम मल्टी सेलुलर है ना, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में डिफरेंस पता है ना, बेइज्जती तो नहीं कराओगे? चलो फिर भी बता देती हूँ दोबारा। यूनिसेलुलर जो होते हैं, यूनि मतलब होता है 1, एक सेल का जो बना होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और जो मल्टी सेलुलर होता है वो क्या होता है, कई सारे सेल, मल्टी मतलब होता है मैनी, कई सारे सेल्स से मिलकर बना। तो हम क्या है, हम मल्टी सेलुलर है, कोई यूनिसेलुलर तो नहीं कह रहा, अकेले में अपने कमरे में मत कहना, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं इसको। लास्ट अब हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा 4 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम कल कर लेंगे स्टार्ट। देखिए मैं क्यों इतना थोड़ा सा
पीछे का बैकग्राउंड लेके चलती हूँ, क्योंकि ज़ीरो लेवल से अगर हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो वो हमारे दिमाग में आसानी से घुसती है। अब मैं कहूँ सीधे सीधे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, RHVT करने दिया था, पढ़ लो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया, ऐसे करके, तो समझ में आएगा? नहीं आएगा। हाँ, ये पता चले कि क्यों पढ़ाते हैं। देखा है केमिस्ट्री में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाते हैं ना, तो पहले बताते हैं किसने करा, डॉबनेरियर का ट्रेड आया, फिर ऑक्टेव का आया, फिर इसका आया, फिर इसका आया, फिर जाके लास्ट में आपकी मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल आई, फिर उसको भी हेनरी मोजली ने मॉडिफाई किया। क्यों ऐसे नहीं कह देते सीधे सीधे मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई, इतनी रामायण क्यों बताते हैं? इतना लंबा चौड़ा क्यों बताते हैं? इतना लंबा चौड़ा इसलिए बताते हैं ताकि आपको ज़ीरो लेवल से पता हो कि अचानक से कोई चीज़ डिस्कवर्ड नहीं होती। कई साइंटिस्ट डिस्कवर्ड करते हैं और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, बेटर बेटर, धीरे 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 चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो प्लीज़ पढ़ते रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।